जिस योगी मॉडल को दूसरे राज्यों की जनता ने सिर आंखों पर बिठा लिया, अब उस मॉडल से मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अपने पहले कार्यकाल का पहला चैप्टर लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के नए सीएम बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे हैं और सीएम योगी के एक एक एक्शन को मध्य प्रदेश में डायरेक्शन दे रहे हैं। सीएम बनते ही मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए, जिसकी झलक अब देखने को मिलने लगी। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने यूपी की तरह खुले में मांस बिक्री पर रोक लगा दी है और आदेश दिया है कि अगर खुले में मांस बिक्री हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में यूपी की तर्ज पर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाने के आदेश भी दे दिए हैं। तो वहीं अपराधी पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी कर रहे हैं और भोपाल में हमलावर के घर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है। यानी कि मध्य प्रदेश के नए सीएम पूरी तरह से योगी मॉडल को लागू कर चुके हैं, जिसका अब मायावती ने विरोध किया है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, सनातन के सच्चे पुजारी और भगवाधारी, ये पहचान है उस नेता की जिसके मॉडल की चर्चा अब मध्य प्रदेश में हो रही है। और इसी योगी मॉडल की दीवानी एमपी की पब्लिक हो चुकी है, क्योंकि शपथ के बाद मध्य प्रदेश के नए सीएम ने पहली बार जो एक्शन लिया वो योगी के बुलडोजर मॉडल और लाउड स्पीकर को डाउन करने के फैसले से प्रभावित है। और यही प्रभाव अब उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में दिखने लगा है। ये तस्वीर सीएम योगी के पॉपुलैरिटी की गवाही देने के लिए काफी है। जब भोपाल में आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन हुआ, मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने वाले फारूक पर पहले एनएसए लगाया गया, फिर उसके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। खुले में मांस की बिक्री पर रोक लग गई है, धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हट रहे हैं, हमलावर के घर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यानी जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए योगी आदित्यनाथ की देश और दुनिया में पहचान है, अब उसी मॉडल को तमाम राज्यों में लागू किया जा रहा है। लेकिन इस योगी मॉडल से उत्तर प्रदेश के सियासतदानों को परेशानी होने लगी है। मध्य प्रदेश के नए सीएम के फैसले पर मायावती ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती ने लिखा, मध्य प्रदेश की नई बीजेपी सरकार बेरोजगारों के लिए जरूरी फैसला करने के बजाय रोजगार के अभाव में मछली मीट बेचने वाले स्वरोजगार करने वालों पर दमन कर रही है। इस विवादित फैसले पर पुनर्विचार जरूरी है। यानी मध्य प्रदेश में योगी मॉडल के एक्शन पर अब रिएक्शन भी आने लगे हैं, जिस पर बीजेपी भी पूरी तरह से हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार मिल रहा है और विपक्ष को दुत्कार है। विपक्ष की बौखलाहट और विपक्ष की बयानबाजी ये बता रही है कि आने वाले दिनों में भी उनका भला होने वाला नहीं है। जनता सकारात्मक राजनीति चाहती है, नकारात्मक राजनीति पसंद नहीं करती है। विपक्ष को नकारात्मक राजनीति बंद कर देनी चाहिए और बहन जी को इस तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कि आदरणीय मायावती जी का जो ट्वीट है, समाजवादी पार्टी समझती कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं वहाँ पे मेहनतकश मजदूर किसान को जो परेशानी झेलनी पड़ रही वो किसी से छुपी हुई नहीं है। नौजवान आज वो रोजगार के लिए भटक रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार वो कर्जे में है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान जैसे मुद्दों पे ही चुनाव लड़ना चाहती है। उसका रोजगार, किसान, मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। शायद ऐसा पहली बार होगा जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का मॉडल दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हों, क्योंकि सीएम योगी ने जिस तरीके से चुनावी रैली के वक्त मध्य प्रदेश में अपने यूपी मॉडल की छाप छोड़ी थी, वो अब नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के जरिए देखने को मिलने लगी है। और यही बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में अब मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है, जिसके बाद मुस्लिम नेता इस फैसले पर सवाल खड़े करने लगे हैं और इस विवाद को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।
कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पूजा स्थल अधिनियम अभी भी कानून लागू है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो सर्वेक्षण के आदेश की ऐसी क्या जल्दबाजी थी। तो वहीं शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि आज मुसलमानों की मस्जिदें भी महफूज नहीं है। पहले बाबरी खत्म करके उसे मंदिर बना दिया गया और अब सारी मस्जिदें खत्म करना चाहते हैं। यानी अब ओवैसी और बर्क जैसे नेता कानूनी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करने लगे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन सामने आए हैं इन नेताओं की तरफ से। ये कोई साधारण धरती नहीं है। ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इस दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। मोदी योगी के संकल्प और मथुरा के कायाकल्प में एक और खुशखबरी हिंदू पक्ष को मिली है, और ये खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से आई, जब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन हाथ सिर्फ मायूसी लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया है। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा विवादित परिसर का सर्वे होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट का फैसला बरकरार है। हाईकोर्ट ने कहा कोर्ट कमिश्नर से सर्वेक्षण होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। यानी हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। लेकिन कोर्ट के फैसले पर कुछ मुस्लिम नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा पूजा स्थल अधिनियम अभी भी लागू कानून है, लेकिन कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश की ऐसी क्या जल्दी थी। तो वही समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि ताकत के दम पर झूठे दावे सच किए जा रहे हैं। ये तो हर तरीके से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। मस्जिदों का मामला है तो आज मस्जिदें भी मुसलमानों की महफूज नहीं हैं। पहले बाबरी मस्जिद खत्म करके उसे मंदिर बना दिया और आप इस तरीके से और सारी मस्जिदें वो खत्म करना चाहते। कुछ भी कर ले, ताकत उनके हाथ में, ताकत के बलबूते पर ये सब कुछ हो रहा है। आजादी के समय पर देश का विभाजन हुआ, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान अलग हो गया था, तो उस समय पर ये मुद्दे सुलझ जाने चाहिए थे, नहीं सुलझ पाए, नहीं सुलझाए गए। तो आज अगर हम लोग सही सुने हैं तो ही आज अदालत का निर्णय मान रहे हैं, वो सबको मानना पड़ेगा। मैं उनके दावे से सहमत हूं, वो हर मस्जिद जो मंदिर तोड़कर बनाई गई महफूज नहीं है। मतलब साफ है, पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि के फैसले पर सवाल, फिर ज्ञानवापी में सर्वे के फैसले पर सवाल, और अब मथुरा में ईदगाह परिसर के सर्वे पर सवाल, वो भी तब जब कोर्ट से फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कल आदेश बहुत स्पष्ट था कि इस केस में उन्होंने एडवोकेट कमीशन का पैनल अपॉइंट कर दिया था और वहां पे एडवोकेट कमीशन जारी कर दिया था। एडवोकेट कमीशन कैसे जारी होगा, कितने लोग जाएंगे, उसकी मॉडलिटीज तय करने के लिए 18 दिसंबर लगाई गई थी और 18 दिसंबर को ये बात तय होगी कि कौन कौन इस एडवोकेट कमीशन के पैनल में जाएगा, मॉडलिटीज तय की जाएंगी। जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो उस ऑर्डर के खिलाफ, कल के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था इस प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीडिंग पे स्टे लगाने से मना कर दिया। खैर, सवाल तब भी उठे थे और सवाल अब भी उठ रहे हैं, लेकिन अब ज्ञानवापी के बाद हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला आया है, जिसने सियासत को 24 का रास्ता दिखाया है। 2019 में वाराणसी से चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य और दिव्य धाम बनवाया, जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। और अब अयोध्या में रामलला वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में मथुरा का मुद्दा भी फिर से उठने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी तनातनी को अब राजभर ने मुद्दा बना लिया है। सीट शेयरिंग पर फंसे पेच के बीच राजभर ने अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दे दिया है और कहा है कि मध्य प्रदेश का परिणाम इसका उदाहरण है, जिस पर अब शिवपाल यादव ने भी चुटकी ली है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस का हवाला देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, तो शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि ये मंत्री नहीं बनने की बौखलाहट है।
जब राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव लड़ती है, तो शिवपाल यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि राजभर को मंत्री नहीं, सीधे मुख्यमंत्री ही बना दो। राजभर ने कहा कि कांग्रेस ने बी टीम वाली बात कबूली है, तो शिवपाल ने कहा कि गठबंधन एकजुट है और सब साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। और इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो कांग्रेस ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों पर छिड़ी जंग को अब ओम प्रकाश राजभर ने नया रंग दे दिया है। राजभर ने कांग्रेस का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया और कह दिया इसका उदाहरण मध्य प्रदेश का चुनावी परिणाम सामने है। कांग्रेस को कहे तो कांग्रेस ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अखिलेश जी ने वहां 77 सीट पर लड़ करके मदद किया। रामगोपाल जी जो बयान दे रहे हैं उस बयान का क्या अर्थ है? राजभर जब भी बोलते हैं अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब इसकी खबर शिवपाल यादव को लगी तो उन्होंने राजभर को मंत्री बनने के ख्वाब याद दिलाने लगे और सपा को बीजेपी की बी टीम बताने पर चुटकी भी ली। कांग्रेस को कहे तो कांग्रेस ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अखिलेश जी ने वहां 77 सीट पर लड़ करके मदद किया। रामगोपाल जी जो बयान दे रहे हैं उस बयान का क्या अर्थ है? और रात में अगर मिले हों तो वही मिलते हैं, वो रोज सफल लेते हैं। हमने भी उनकी सिफारिश करी है, फिर कर देंगे उनकी सिफारिश है, जल्दी मुख्यमंत्री बना दो राजभर को। हाँ, वो परेशान हैं परेशान, हम नहीं बना रहे हैं। दरअसल राजभर इन दिनों मंत्री पद के साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 6 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और खुद को समाजवादी पार्टी के सामने मजबूती से पेश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में उनका ये बयान अब कांग्रेस को भी हजम नहीं हो रहा। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस और सपा की लड़ाई को गठबंधन से जोड़ दिया और कह दिया 24 से पहले ही इंडी गठबंधन खंड खंड होने वाला है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस या समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करने की जगह ओम प्रकाश राजभर जी अपना देख लीजिए, आप कहां हैं, किसके साथ हैं और क्या कर रहे हैं। आपने पिछड़ों के समाज को, राजभर के समाज को धोखा दिया है और राजभरों को आपके परिवार के लोगों ने चिरकुट कहा है। आज जाति जनगणना पर आपका क्या पक्ष है आप बताएंगे? जाति जनगणना की त्रिस्तरीय आरक्षण पर आपका क्या पक्ष है और भाजपा का क्या पक्ष है आप बताएंगे? 2024 में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सारी सीटें जीतेगा और उत्तर प्रदेश में तो आपकी हम जमानत नहीं बचने देंगे। आप अपना काम करें, अपनी चाटुकारिता करें, भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक हों, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपका समाज और उत्तर प्रदेश सब देख रहा है। में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कलह सामने आया। एक दूसरे के नेताओं के प्रति जिस प्रकार की औचित टिप्पणी हुई, निचले स्तर की बातें हुई, उससे तो ये स्पष्ट होता है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इंडी अलायंस में आपस में एका नहीं है और चूंकि ये अलायंस ही इसीलिए बना है कि जो जनधन की लूट सत्ता में रहते हुए इंडी अलायंस के दलों ने किया है, जो पारिवारिक विरासत है पार्टियों को, उसको बचाना है, न कि इनके सामने कोई जनहित और राष्ट्रहित विषय है। मतलब साफ है, एक तरफ राजभर अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है और बता रही है कि ये गठबंधन सिर्फ दिखावा है, यहाँ अपनों में बंटवारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो रही है। वेस्टर्न यूपी में सबसे मजबूत पार्टी माने जाने वाले आरएलडी के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। क्योंकि आरएलडी को टक्कर देने के लिए लोकदल भी चुनावी मैदान में उतर गई है। लोकदल ने ऐलान कर दिया है कि वो यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
यानी कि जाटलैंड की जंग में अब विरासत की सियासत हावी हो चुकी है, जो जयंत के साथ में अखिलेश यादव के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के रण में मायावती की एकला चलो राह से अभी इंडी गठबंधन उबर भी नहीं पाया था कि अब उनके सामने नई चुनौती लोकदल ने खड़ी कर दी है। क्योंकि कभी चौधरी चरण सिंह ने जिस पार्टी की नींव रखी थी, अब वही पार्टी जयंत चौधरी के लिए मुसीबत खड़ी कर चुकी है, वो भी तब जब लोकसभा का चुनाव सिर पर है। वेस्ट यूपी में लोकदल की एंट्री के बाद अब आरएलडी के सामने सियासी संकट खड़ा हो गया है। चौधरी चरण सिंह की विरासत को लेकर दोनों दल आमने सामने हैं। विरासत की लड़ाई सियासत तक सड़क पर उतर आई है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में सबसे मजबूत पार्टी माने जाने वाली आरएलडी के सामने लोकदल दीवार बनकर खड़ी हो गई है। जाटलैंड में आरएलडी को टक्कर देने के लिए लोकदल भी चुनावी मैदान में उतर गई है और ऐलान किया है कि वो यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारा मुकाबला किसी से नहीं, किसान हमारे साथ हैं और किसान जिसके साथ होता जीत हमेशा उसी की होती है। किसानों के जीवन यापन में बड़ा परिवर्तन आएगा, एमएसपी आएगी और जब तक एमएसपी नहीं आएगी तब तक हम सब लोग संघर्ष करते रहेंगे। जब तक कानून लागू नहीं होगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। अभी आज हमारा जो फोकस है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिलाना है। उसमें हजारों नहीं लाखों की तादाद में किसान इकट्ठा होकर दिल्ली जाएंगे। फिलहाल ये तो साफ है कि जयंत चौधरी इंडी गठबंधन के साथ हैं और पश्चिमी यूपी में खुद को मजबूत घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे से पहले ही उनका जाटलैंड वाला दाव फेल होने वाला है, क्योंकि जो मांग लोकदल ने की है वो जयंत की राजनीति के लिए चुनौती से कम नहीं। 24 की राह में लोकदल की मांग क्या है समझिए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिले, गन्ना किसानों की समस्या खत्म हो, किसानों की कर्ज माफी की भी मांग, पश्चिमी यूपी के 5000 गाँव में कार्यक्रम। यानी जिस पैटर्न पर अब तक जयंत चौधरी अखिलेश के साथ अपनी आवाज बुलंद करते रहे, अब उन्हें उनके ही गढ़ में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और आरएलडी का सपा के साथ गठबंधन है तो अप्रत्यक्ष तरीके से अखिलेश यादव को भी नुकसान होना तय माना जा रहा है। देखिए, किसानों का मसीहा जयंत चौधरी जी हैं और वो हर कार्यकर्ता है इस पार्टी का, वो हर किसान है जिसने उस पार्टी के साथ अपनी जी जान लगाई है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत बड़ी पार्टी है, वेस्टर्न यूपी की बहुत बड़ी पार्टी है और जयंत चौधरी कितना बड़ा नाम है कि लोग जैसे लोकदल वाले आजकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम इनकी ये हैं वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट देखिए, बाप चलता है, शेर चलता है। जब जमाने में शेर चलता है तो गीदड़ तो घूम आते ही हैं। दरअसल किसानों की बात करने वाली आरएलडी का वेस्ट यूपी की 12 सीटों पर प्रभाव माना जाता है। इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जयंत चौधरी इंडी गठबंधन से मोलभाव की तैयारी में है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर लोकदल ने जिस तरह से चुनावी मुद्दों को हाईजैक कर लिया है, उससे आरएलडी की नींद उड़ चुकी है। क्योंकि किसानों की बात करने वाली एक पुरानी पार्टी ने जाटलैंड में जबरदस्त एंट्री मारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोरखपुर वासियों को सीएम योगी ने क्रूज की सौगात दी है, जिससे पर्यटन को रफ्तार मिलने वाली है। इस दौरान सीएम योगी ने खुद क्रूज की सवारी की और कहा कि सैलानियों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। दरअसल रामगढ़ ताल के लोगों के लिए ये एक बड़ी सौगात माना जा रहा है और लोगों को सैर कराने के लिए लग्जरी क्रूज लेक क्वीन का निर्माण 12 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। क्रूज पर छत सहित 3 तल हैं और 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्थानीय श्रमिकों ने इस क्रूज को यहाँ पर तैयार करने में अपना योगदान दिया है। आज का ये अवसर जब गोरखपुर में पर्यटन सुविधाओं के विकास के क्रम में हम 2 महत्वपूर्ण उपहार
गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को दे रहे हैं, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक मैट्रियट होटल का यहाँ पे उद्घाटन किया है, एक 5 स्टार होटल का, और अब हम यहाँ पे एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज को यहाँ पे लोकार्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को, गोरखपुर वासियों को और गोरखपुर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम जितना अच्छा अपना शहर रखेंगे उतना पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। और चलिए इसके साथ ही यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।